मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम माइकी और केट होता है और माइकी को हम यहाँ पर माइक बुलाएंगे, जो कि एक बड़े से सफेद परफेक्ट रूम में एंटर करते हैं। ये दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जल्द ही $5 मिलियन के मालिक बनने वाले हैं। अब कमरे में एंट्री करने के बाद में ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक रेड कलर का बटन होता है, जिसे दबाने के बाद इनका 50 दिनों का टाइमर चालू हो जाता है। इसके बाद में रूम में लगे हुए स्पीकर से आवाज आती है कि इन्हें इस इमैकुलेट रूम यानी कि परफेक्ट रूम के अंदर 50 दिनों तक बिना किसी फोन या फिर दूसरी एंटरटेनमेंट की चीजों के रहना होगा, और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो इनको बदले में $5 मिलियन मिलेंगे। लेकिन अगर आगे चलकर इन दोनों में से कोई भी एक पार्टिसिपेंट इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ना चाहता है तो वो उसी रेड बटन को दबाकर वहां से खाली हाथ वापस घर जा सकता है, और ऐसा करने के बाद रूम में अंदर रहकर 50 दिन पूरा करने वाले दूसरे इंसान को सिर्फ $1 मिलियन मिलेंगे, यानी कि $4 मिलियन की राशि कम हो जाएगी। साथ ही साथ इन्हें वहां पर एक स्क्रीन भी दिखाई देती है जिसके अंदर इमैकुलेट रूम में रहने के सारे रूल्स लिखे होते हैं। जैसे अगर ये चाहें तो अपने लिए 2 ट्रीट्स मंगवा सकते हैं, जिसके लिए इन्हें प्राइज मनी से $1 लाख देने पड़ेंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शंस के जरिए ये अपने लिए अलार्म लगाने के साथ साथ अपने लिए खाना भी मंगवा सकते हैं, जो कि एक स्पेशल तरह का लिक्विड होता है, और आने वाले 50 दिनों तक इन्हें हर रोज उसी लिक्विड को पीकर जिंदा रहना है। अब यहाँ पर माइक और केट आपस में बातें करते हैं कि वो दोनों काफी लकी है जो कि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अब यहीं पर माइक एक्साइटेड होकर केट को बताता है कि वो प्राइज मनी को अपने सारे शौक पूरे करने में खर्च करने वाला है, लेकिन जब वो केट से इसके बारे में पूछता है तो वो ये बताती है कि वो प्राइज मनी को इन्वेस्ट करेगी। अब यहाँ ये दोनों ऐसे ही ढेर सारी बातें करते हैं और फिर पूरे रूम और बाथरूम को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पर इनको पता चलता है कि एक वक्त पर सिर्फ एक ही इंसान बाथरूम के अंदर जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कमरे की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है और स्पीकर से आवाज आती है कि रात के 10 बज चुके हैं और ये उनके सोने का वक्त है। केट अगली सुबह 7 बजे उठने का अलार्म लगाती है और सोने चली जाती है, जबकि माइक ये कहता है कि वो यहाँ पर अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आया है, इसलिए वो देर रात तक जागेगा। अब अगली सुबह केट उठती है और बाथरूम में जाकर नहाने के बाद अपने पुराने कपड़े लॉन्ड्री में डाल देती है, जहाँ से उसे पहनने के लिए नए कपड़े मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम केट को देखते हैं कि वो बाथरूम के मिरर के सामने खड़े होकर खुद को मेंटली प्रिपेयर करती है ताकि वो आने वाले 50 दिन आसानी से गुजार पाए। अब बाथरूम से बाहर आने के बाद में केट माइक से पूछती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, जिस पर माइक कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और उसे बस प्राइज मनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यानी कि इनको कुछ नहीं पता था कि ये कौन करवा रहा है या फिर यहाँ पर ऐसा क्यों है। ये लोग यहाँ पर बस पैसे के लिए आए थे, स्पेशली माइक। अब दोस्तों, इतनी बात करने के बाद में केट तो अपना समय बिताने के लिए मेडिटेशन में लग जाती है, लेकिन माइक के दिमाग में अजीबोगरीब सवाल आने लगते हैं, जैसे कि इस कमरे का रंग सफेद क्यों है और यहाँ की हर एक चीज, यहाँ तक कि खाने की चीज भी सफेद क्यों है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ की सारी चीजें परफेक्ट हैं और टाइडी हैं, और इमैकुलेट रूम का मतलब ही यही है कि ये बिल्कुल परफेक्ट रूम है। बेसिकली यहाँ पर सफेद रंग को परफेक्ट दिखाया गया है। वो कहते हैं ना, दाग में कोई दामन नहीं होना, वही सब वाली बात है। खैर, माइक इन सवालों को सोचकर परेशान होने लगता है और इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है, जिसके बाद केट उसको समझाती है कि अब वो इन सवालों के बारे में सोचना बंद कर दे और ये सोचे कि यहाँ वो आसानी से अपना वक्त कैसे गुजार सकता है। अब इतना कहकर केट तो सोने चली जाती है, लेकिन माइक इन सवालों में ही उलझ कर वहाँ पर ठीक से नहीं सो पाता। अब अगले दिन नींद पूरी नहीं होने की वजह से माइक काफी परेशान हो चुका होता है, जिसके बाद में केट उसको सलाह देती है कि उसे दौड़ लगानी चाहिए। केट की बात मानकर माइक रूम में दौड़ लगाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो टाइम पास के लिए आपस में गेम्स भी खेलते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगले दिन नहाने के बाद में उन्हें सेम कपड़े मिलते हैं, और अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बीतने के बाद में एक दिन माइक को उस कमरे में एक इंसेक्ट नजर आता है। माइक काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होता है, इसलिए वो उस इंसेक्ट को अपना स्पेशल ड्रिंक पीने को लेता है, लेकिन तभी स्पीकर से आवाज आती है कि उसे ऐसा करना अलाउड नहीं है। इस पर माइक कहता है कि वो रेड बटन को दबाने जाने वाला है ताकि दरवाजा खुले और वो उस इंसेक्ट को रूम से बाहर छोड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर केट उसको ये समझाती है कि रेड बटन दबाते ही वो एक्सपेरिमेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइक उस इंसेक्ट को नीचे रखकर केट से बहस करने लगता है। वो कहता है कि वो खुद इस कमरे से बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब दोनों के बीच में बहस काफी बढ़ जाती है और केट माइक को बुरा भला सुनाने के बाद में वहाँ से जाने लगती है।
है, लेकिन तभी उसका पैर गलती से उसी इंसेक्ट के ऊपर पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब माइक को काफी ज्यादा गुस्सा और दुख एक साथ महसूस होने लगता है, इसलिए वो केट से बिना कुछ कहे चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है और माइक अपना पूरा दिन वहीं पर गुजार देता है। यानी कि ये रूम ऐसी सिचुएशन को पैदा कर रहा था जहाँ पर ये दोनों के दोनों इस रूम से बाहर जा पाए, या फिर एटलीस्ट एक तो यहाँ से बाहर चला ही जाए। और इस रूम के ओनर ने या फिर इसको जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसने इन दोनों की ही क्वालिफिकेशंस को, इनके नेचर को अच्छे से भापा होगा, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन यहाँ पर पैदा हुई। खैर अगले दिन माइक केट से कहता है कि वो फाइनली अपनी ट्रीट को मंगवाना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दो ट्रीट्स उनको मिलने वाली थी, जिस पर केट उसको मना करती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो $1,00,000 को गवा देगा। लेकिन माइक केट की बात नहीं सुनता और वो अपनी पहली ट्रीट को ऑर्डर कर देता है। अब ट्रीट में माइक को एक ग्रीन कलर का क्रेयॉन मिलता है, जिससे कि पहले तो माइक काफी हैरान होता है, लेकिन फिर वो उससे कमरे की दीवारों पर ड्राइंग्स बनाकर टाइम पास करने लगता है। और अब आप सोचेंगे कि इसको ट्रीट कैसे कंसीडर किया जा सकता है, तो सोच के देखो, आपके पूरे आसपास का सारा माहौल बिल्कुल व्हाइट है और आपको कुछ ना कुछ रंग चाहिए अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए। और मुझे लगता है कि माइक यहाँ पर काफी जिंदा दिल इंसान होता है और इसलिए ही उसको एक क्रेयॉन काफी पसंद आया था। अब यहाँ केट या माइक को दीवार पर ड्राइंग बनाता हुआ देखती है तो वो उससे अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और फिर अपनी ड्राइंग बनाने को कहती है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा वक्त लग रहा होता है, इसलिए केट वहाँ से बोर होकर चली जाती है। यानी कि केट यहाँ पर उतना जिंदा दिल इंसान नहीं थी। खैर ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और अब माइक की ग्रीन क्रेयॉन भी खत्म हो जाती है, लेकिन उसने थोड़ी बहुत ड्राइंग्स यहाँ पर बना ली थी, एटलीस्ट अपनी आईज को प्लीज करने के लिए थोड़ा बहुत तो वहाँ पर कुछ कलर था ही। खैर अब इसी तरह से इनके 30 दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह केट को बाथरूम के अंदर एक गन नजर आती है। बंदूक को देखकर माइक और केट दोनों ही काफी डर जाते हैं और वो दोनों उसको अपने बेड के नीचे छुपा लेते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में गिफ्ट के रूप में इन्हें इनकी फैमिली के वीडियो मैसेजेस दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर माइक की बहन बताती है कि वो लोग बिल्कुल ठीक है और वो माइक के पैसे जीत कर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसके बाद में केट के फादर का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि अब वो सड़क पर नहीं है बल्कि एक सेंट मैरी नाम के कॉन्वेंट में रहते हैं और वो केट के लिए काफी खुश भी हैं। अब अपने डैड का ये वीडियो देखकर केट काफी दुखी हो जाती है और वो तुरंत ही वीडियो बंद करने को कहती है, लेकिन वीडियो बंद नहीं होता, जिसके बाद में केट बाथरूम के पास जाकर रोने लगती है। अब यहाँ पर माइक केट को संभालता है, जिस पर वो उसको बताती है कि उसके डैड एक शराबी थे और अपने शराब के नशे में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और इसलिए ही वो अपने डैड से नफरत करती है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि वो इतनी कोल्ड हार्टेड काइंड ऑफ पर्सन क्यों है, क्योंकि बचपन से ही उसके डैड ने उसके साथ ठीक हरकतें नहीं करी थी, यानी कि उसको छोड़कर वो हमेशा नशे में ही धुत रहते थे और उनकी वजह से ही उसकी कंडीशन इतनी बढ़िया भी नहीं थी। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि केट बिस्तर से नहीं उठती, क्योंकि अपने डैड के बारे में जानने के बाद अब वो काफी डिप्रेस्ड हो गई थी। अब यहाँ माइक केट को समझाता है कि अब सिर्फ 2 ही हफ्ते रह गए हैं, इसलिए उसे दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन केट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। अब अगले दिन माइक केट का मूड ठीक करने के लिए अपनी नेक्स्ट ट्रीट को ऑर्डर कर देता है, लेकिन इस बार वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीट में उनके सामने एक न्यू लड़की खड़ी हुई थी, जिसको देखकर अब केट का दिमाग घूम जाता है और बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। केट माइक से कहती है कि वो अपनी शर्ट उतार कर उस लड़की को दे और यहाँ पर केट और माइक के पूछने पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम सिमोन है और वो एक एक्ट्रेस है। यहाँ पर उसे 24 घंटों के लिए माइक और केट के साथ रहने के लिए भेजा गया है। अब आपने नोटिस किया होगा कि इन दोनों को ही ऐसे चीजें मिल रही थी जिससे इन दोनों के बीच में झगड़े हो पाए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो इनके डिजायर्स हैं वो उनके सामने आ रहे थे। अब इसके बाद में वो लड़की दीवार पर बनी हुई ड्राइंग्स को देखकर माइक की तारीफ करने लगती है और उस पर लाइन मारने लगती है। इस पर केट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और रात होने पर तीनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। अब अगली सुबह केट सिमोन की लाइन मारने वाली हरकतों से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी पहली ट्रीट को ऑर्डर कर देती है। इस ट्रीट में उसको 3 नशे की गोलियां मिलती हैं, जिसको खाकर केट, माइक और सिमोन तीनों झूमने लगते हैं, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर ये दर्शाता है कि केट ने अपनी लाइफ में कभी न कभी इन चीजों का सेवन किया होगा, जिसने उससे अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन यहाँ पर वो चीजें उसके सामने फिर से आ रही थी। अब यहाँ पर तीनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि माइक को हेलुसिनेशन होने लगा है और वो पानी में डूबने वाला होता है। माइक को अपने बचपन का नजारा दिखता है, जिसके अंदर वो अपने भाई बहन के साथ पानी में डूब गया था, लेकिन तभी केट और सिमोन आकर उसे होश में लेकर आते हैं और ये सारी चीजें हम माइक की पेंटिंग से भी देख सकते हैं। खैर फिर यहाँ पर
पर केट माइक को बिस्तर पर सुला देती है और इसके बाद में केट और सिमोन आपस में खूब बातें करती है और ऐसे ही वो रात बीत जाती है। इनफैक्ट हमको ये भी दिखाया जाता है कि सिमोन और माइक आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने आपस में हाथ पकड़ लिया था और केट इस चीज को देखकर काफी पिस्ड ऑफ हो जाती है। खैर अगले दिन जागने पर केट ये देखती है कि सिमोन जा चुकी है क्योंकि 24 घंटे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन दीवार पर यह लिखा हुआ था कि माइक कल रात तुमने मुझे जैसा प्यार किया वैसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अब केट ये देखते ही माइक पर भड़क जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे माइक की एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी और सिमोन बिल्कुल उसके जैसे ही दिख भी रही थी। और असल में यहाँ पर सिमोन ने ये सारी बातें लिटरली नहीं लिखी थी बल्कि उसने उससे काफी अच्छे से बात करी थी, उसके लिए ही उसने ऐसा लिखा था। अब इस चीज पर माइक उसको समझाता है कि ये सब एक चाल है ताकि वो दोनों आपस में झगड़कर इमैकुलेट रूम से बाहर निकल जाए और इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाए। तो यहाँ पर अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इस रूम से $5 मिलियन से ना इतना आसान नहीं था। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इस कपल के बारे में पूरी स्टडी करी गई थी और इनके जितने भी डिजायर्स थे या फिर इनकी कमियां थी वही इनको दिखाई जा रही थी और उनका टेस्ट लिया जा रहा था, जिसके अंदर ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेल हो रहे थे। लेकिन केट यहाँ पर अब माइक पर भरोसा ही नहीं करती और उसे धक्का मार देती है जिससे वो दीवार से टकरा जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। अब माइक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो केट से ये कहता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ लॉयल रहा, मैंने अपने फ्रेंड्स तक को छोड़ दिया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुमको दे सकूं और तुमको अकेला फील ना हो। यहाँ तक कि मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी ताकि मैं तुम्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट करूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ तुम्हारा शक और तुम्हारी नफरत। यानी कि जो माइक की एक्स थी उसके ऊपर भी ये शक किया करती थी जो कि काफी ज्यादा गलत था। खैर अब ये सब सुनकर केट को उसकी गलती का एहसास होता है और वो माइक से माफी मांगती है, लेकिन माइक इस पर कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए वो रेड बटन को दबाकर वहाँ से बाहर जाने वाला है। इस पर केट उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन यहाँ पर माइक उससे ये कहता है कि अब तुम इतनी लालची हो चुकी हो कि तुम्हें मेरी चोट भी नहीं दिख रही, बाहर में जाए ऐसा पैसा जो कि इंसान को उसकी इंसानियत तक को भुलवा दे और मैं बाहर जा रहा हूँ। अब कीट को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो बेड के नीचे से गन निकाल कर माइक पर तान देती है, लेकिन माइक अब तक काफी निडर हो गया था, इसलिए वो रेड बटन को दबाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी कि इनके $5 मिलियन तो चले गए थे, अब खाली यहाँ पर $1 मिलियन मिलने की उम्मीद थी, वो भी तब अगर केट वहाँ से बाहर नहीं जाएगी। खैर अब माइक के जाने के बाद में केट खूब रोती है और रोते रोते उसे नींद आ जाती है। अब अगली सुबह केट खुद को बेहद अकेला और निराश महसूस करती है। वो माइक की ड्राइंग्स को देखती है और उसे काफी मिस करती है। अब यहाँ पर केट रूम में लगी हुई क्लॉक को देखती है जिसमें अब चैलेंज पूरा होने में मात्र 2 दिन ही बचे होते हैं, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा होपलेस हो जाती है या फिर ये कहें कि अकेली हो जाती है। और हम ये देख पाते हैं कि वो अपना हाथ उस रेड बटन की तरफ ले जा रही होती है, लेकिन इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। खैर अब यहाँ से हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइक जॉबिंग कर रहा होता है और तभी वो केट को देखता है जो कि सेंट मैरीज कॉन्वेंट से बाहर आ रही होती है और उसकी नजर केट के ऊपर पड़ जाती है और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं और इमैकुलेट रूम से बाहर आने के बाद ये दोनों आज काफी महीनों के बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर अब माइक केट से पूछता है कि क्या तुमने चैलेंज पूरा कर लिया था, जिस पर केट बिना कुछ कहे ही मुस्कुरा देती है। खैर इसके बाद में हमें सेंट मैरीज कॉन्वेंट की बिल्डिंग पर लिखे गए एक नोट को दिखाया जाता है जहाँ पर यह लिखा गया था कि यहाँ की किचन किसी अज्ञात इंसान के डोनेशन से बनाई गई है। यानी कि यहाँ पर उस दिन केट ने वो बटन नहीं दबाया था। जी हाँ, उसने इमैकुलेट रूम के अंदर वो आखिरी 2 दिन बिता दिए थे, जिसके बाद में उसको $1 मिलियन मिल गए और उसके फादर भी यहाँ पर सेंट मैरीज कॉन्वेंट में रहा करते थे, जिससे फाइनली उसने पीस बना ली थी। तो शायद से अपने फादर के लिए और उसके जैसे और लोगों के लिए उसने वहाँ पर डोनेशन दे दी होगी। यानी कि अल्टीमेटली इन दोनों को यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा मिला और उनकी जितनी बुराइयां अंदर थी वो सारी की सारी बाहर आ गई और इन दोनों में काफी ज्यादा बदलाव भी आया। लाइक माइक यहाँ पर डेफिनेटली एक बेटर पार्टनर डिजर्व करता था जो कि उसको आने वाले टाइम में मिल ही जाएगा। बात करें केट के बारे में तो उसको यहाँ पर अपने फादर से पीस बनाने में हेल्प मिली और फाइनली वो अपने अंदर के गिल्ट को मार पाई। खैर अब इसके बाद में हमें मूवी की एंडिंग सीन दिखाई जाती है जिसके अंदर हम फिर से एक नए कपल को इमैकुलेट रूम के अंदर एंट्री लेते हुए देख पाते हैं, जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उनको 50 दिनों के अंदर $5 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये चीज इतनी आसान नहीं होगी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इमैकुलेट रूम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है
और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये रूम बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमैकुलेट मतलब परफेक्ट होता है, तो ऐसा ही इंसान भी होता है। जब इनिशियली वो बिल्कुल परफेक्ट ही होता है, अंदर कोई कमी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो दुनिया को देखता है उसके अंदर चीजें एंटर वगैरह करती हैं, यानी कि वो जो देखता है, फील करता है या फिर उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके चलते वो इम्परफेक्ट बनता चला जाता है। और उस इम्परफेक्शन को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो भी उसने देखा है, सुना है या फिर जो ऑब्जर्व करा है उससे उसको डील करना होता है। और अगर वो सही तरीके से उससे डील कर लेगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, एटलीस्ट खुश रह पाएगा। और ये रूम एग्जैक्टली यही कर रहा था। यहाँ पर कपल के जितने भी एक्सपीरियंस थे, पास्ट ट्रॉमा थे, वो उनको उनके सामने ला रहा था या फिर उनके डिजायर्स को सामने ला रहा था और उसी से इनको डील करना था। और फाइनली केट ने $1 मिलियन जीत लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर गिल्ट को दूर करने की जरूरत यहाँ केट को थी, ना कि माइक को। माइक तो खाली यहाँ पर चीजें खरीदने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इस पैसे को चाहता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।